अब 2014 से और 2025 तक सी सेट और जीएस इन पेपरों के प्रिंट निकलवा लाना। सब लोग जो कहीं दूर रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। सी सेट और जीएस का प्रिंट निकलवा लाना, प्रिंट। ठीक है। आप लोगों के पास मेरे हिसाब से बहुत कम टाइम है, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ, फिर से बता देता हूँ। सैटरडे को टेस्ट है हमारा, किसका? सी सेट का। और संडे को भी आपका टेस्ट है, वो हो जाएगा आपका जीएस का। सर संडे को सिमुलेटर है। है? संडे को सिमुलेटर है। अरे तो रुक जाना, सिमुलेटर सुन सुन रहा हूँ तो सर। ले, मैं बोल के आ रहा हूँ, मुझे पता है सिमुलेटर है। हम्म, उस वाले में चला जाना, अपना ही है। बुला लाऊंगा थोड़ी देर में मैं तेरे को। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था, सैटरडे को सी सेट का टेस्ट है। टाइम मैं बता दूंगा, और पेपर भी मैं दे दूंगा आपको टाइम से पहले। ठीक है। पर आप 2014 से 2025 तक जीएस और सी सेट का प्रिंट निकलवा ला। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो। दूसरी चीज, बहुत सारी कोचिंग टेस्ट होगा, कोचिंग सीरीज होगा, टेस्ट होगा, जो आपको लगता है वो ज्यादा जरूरी है तो उसको दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए वो ये टेस्ट दो। कल सैटरडे है तो कल ही सैटरडे है क्या? फिर तो दिक्कत हो गई। आप ऐसे करो, ट्राई करो कि कल दिन में प्रिंट निकलवाओ। ठीक है, फिर संडे को देखेंगे नहीं तो। पर कल प्रिंट निकलवा लेना इनकी, 2014 से 2025 तक जीएस और सी सेट। कल। चलो, ये चीज क्लियर हो। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब उस इशू ये आ रहा है कि अगर एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पूरा कवर नहीं होगा। अगर पूरा कवर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि सेशंस की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। उससे अच्छा है कि हम लोगों को वही सवाल करें। तो जो हमारे मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट वाले, और जो नॉलेज वाले पार्ट है, जो मैं बताता चलूंगा कि ये नॉलेज वाला है, ये एनसीईआरटी वाला है, इसको आप वहां से कर लेना, या इसमें ये एप्लीकेशन लग रही थी, ऐसे करते चलो। फिर उन्हीं पेपर को हम, क्योंकि ईयर वाइज भी करने वाले हैं, जैसे 2018 का पेपर करेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम वहाँ पे भी 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो रिपीटेशन हो। ठीक है, इसलिए कुछ एक क्वेश्चन मैं भी छोड़ दूंगा, सेलेक्टिव करेंगे। अब देखो, काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? मछलीपट्टनम का है, आपको ये पता होना चाहिए। मोटूपल्ली का है, काकीनाडा का है, और नेल्लूरू का है, आपको ये पता होना चाहिए इससे। और मेरी क्लास में 10 मिनट का स्लॉट है, अगर आपको आना तो आओ, नहीं तो मत आना, जो भी लेट आ रहा है। ठीक है, ना मेरे पास टाइम है, ना बिना काम का वो नहीं।
ये मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको टाइमलाइन आपको देखनी है। उससे अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो आपका 50% काम हो जाएगा। और जब भी ऐसे सवाल आए तो एक पैटर्न आपको मिलेगा। टाइमलाइन मैंने कब से कब बोला था? गुप्त के बाद और 1100 तक, गौरी तक। इसके आने में कौन कौन सा शासक कहा था उसका एक शासक देख लेना। वैसे इस बुक में दिया हुआ है, इस पीवाईक्यू वाली बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। भाई तुम्हारे नेटवर्क में इशू होगा, बाकी क्लियर आ रही है। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम क्या होगा। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि भाई साहब पल्लव और चोल, इन दोनों में से पता है कि पल्लव पहले आए थे और चोल बाद में आए थे। तो ये बोल रहा है प्राचीन काल से आरंभ करना है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? पल्लव आएंगे। दो, दो इसमें है, दो इसमें। क्या हो गया? वाई या बी टाइप सवाल। वॉइस ब्रेक हो रही है बाकी लोगों पर भी। एक मिनट। ठीक आ रही है। आई होप कि अब क्लियर होगी। इससे बेस्ट सिस्टम भाई मेरे पास नहीं है, फिर तो माइक ही खरीदना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ तक की कहानी खत्म। टाइप वाई हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको एक चूज करना है कि भाई साहब गुर्जर प्रतिहार पहले आए थे या पाल पहले आए थे। तो अगर आपने त्रिराष्ट्र संघर्ष पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पाल पहले आए थे, और इसका आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है। अगर आपको गुर्जर प्रतिहार पता होता कि कब आए थे और उनके प्रमुख शासक कौन थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपका ये सवाल सोल्व हो चुका होता। मैं इनको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको अप्रोच बताता जा रहा हूँ जहां मुझे लगेगा कि जिसकी डिटेलिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखो ये है 209 पेजेस की बुक एक, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अप्रोच पे डिस्कस करते हैं रदर देन कि आपको सॉल्यूशन पढ़ाने की। अब देखो, कितने साम्राज्यों ने 8वीं शताब्दी की ईस्वी में स्थापित किया। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई जो यादव थे और जो गढ़वाल थे, गढ़वाल क्या थे? राजपूत थे। और राजपूत तो लेट आए थे, तो दो तो काट ही दो। ठीक है, और यादव या देवगिरी के यादव आपको पता था 10वीं 12वीं, पिछला एक क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, लास्ट मैंने आपको करवाया था, दो तो दो काट देते, आंसर हो गया। एक मिनट ना, मैं इसका सिस्टम म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कि ज्वाइन करने के लिए। टर्न ऑप्शन, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में पहले सही कौन सा है, चलो शुरू करते हैं। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व है, मुझे नहीं पता। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। प्राचीन देसी संस्था थी, तो फिर इन्होंने क्या इनोवेटिव किया? दो काट दो, दो काट दो, ये तो आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने शुरू किया था। तो या तो एक सही है या तीन सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व में राजस्व वसूली का आमिल कहा जाता था। हाँ भाई, आमिल कहा जाता था। अब इसमें देखो ये गलत क्यों हो सकता है कि भाई इसके अस्तित्व में का मीर बख्शी का पद खिलजी के लिए, तो खिलजी से पहले कौन कौन आ गए थे? तो क्या वो ऐसे चला रहे थे अपना धंधा? कुछ ना कुछ तो पद होगा उनके पास, और सभी एक ही दिल्ली सल्तनत का एक परंपरागत वो चल रहा था। तो मैं भी ऐसे अनुमान लगा के आप कर सकते। ये टाइमलाइन आप पढ़ लेना। अब देखो, फिर ये भी फैक्चुअल है, इसको वैसे कर लेना। देखो, विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय और वास्कोडिगामा के दौरान शासनकाल में, फिर फैक्ट आ गया, आराम से काट सकते थे। तीन तीन, इन दोनों में से एक आपको करना है। मोहम्मद बिन तुगलक में तैमूर क्या आया, मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंधु नदी पर। अगर ऐसा होता तो हम हिस्ट्री में ये सारी चीज पढ़ी होती, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा कि भाई साहब इसके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, हमने तो ये पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक वो था जिसने सबसे ज्यादा तुगलकों में सबसे बड़े एरिया पे शासन किया था। तो हमारा आंसर हो गया ए। थोड़ा टाइम लाइन देख लेना। अब देखो,
फिर से सेम सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपने वो पढ़ा होता सवाल तो आपको यहाँ पता होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या-क्या किया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 50% पेपर जो यूपीएससी में आएगा 2025 का, वो जो ये बुकलेट मैं करा रहा हूँ, इसमें से सोल्व हो जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने इसकी डिटेलिंग पढ़ ली तो। लिखवा लो मेरे से, 50%। अगर 4 क्वेश्चन एंशिएंट में डाइवल के आए हैं, तो 2 क्वेश्चन इस बुक से सोल्व होंगे, एग्ज़ाम के दूसरे दिन मेरे से बात कर लेना। और 1 क्वेश्चन आपसे कोई सी भी किताब पढ़ लो, वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है? और 1 क्वेश्चन का गेम है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, मैं आप लोगों को बोल दिया हूँ एनसीईआरटी पढ़नी ही है, जो पुरानी नई वाली है, उसके 2 जो बॉक्सेज हैं वो आपको पढ़नी है, अगर वो पढ़ लिए तो आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ से सोल्व हो जाएँगे। आप किसी भी क्लास नोट्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बिना काम के तो 10-10 दिन एंशिएंट में डाइवल लेके बैठे हुए हैं ना, उसके चक्करों में मत पड़ो भाई प्लीज़। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर-पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ये वही वाला स्टेटमेंट नहीं है, पुराने वाला? ये देखो। मोहम्मद बिन तुगलक के तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी पार की थी। उत्तर-पश्चिम उसी की तो बात कर रहे हैं। 2022 में वही स्टेटमेंट दे दिया। कब कब का था 2021 का स्टेटमेंट? अगर कोई पढ़ के गया होगा तो पीवाई के। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको आप काट दोगे, 3 गया, आपके पास ये तो ये सही है, ये सही है। अब देखो, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। मंगोलों ने पहला आक्रमण ही जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था। उससे पहले कौन-कौन आ चुके थे? खिलजियों से पहले? गुलाम वंश तो पूरा आ ही गया था। तो उनके भाई साहब किए ही नहीं और इसकी मैं पहली बार किया, देखो पहला। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में कर दिया था उसने। और देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, सिंधु नदी तक पहुँच गया था चंगेज़ खान, ठीक है? ये स्टेटमेंट याद रखना। इल्तुतमिश, चंगेज़ खान, ख्वारिज़मी की सिंधु। तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने? इस स्टेटमेंट से 2022 का क्वेश्चन बना दिया, इस स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे दे दिया, एज़ इट इज़। ये देखो। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैसे बन रहे हैं। ये वाले स्टेटमेंट से उसने नया क्वेश्चन बना दिया 2022 में। देखो कैसे बनाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में ऐसा हुआ। अगर आपने ये पढ़ लिया होगा स्टेटमेंट से, ये तो ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, पहला मंगोल आक्रमण खिलजी के हुआ। अरे भाई, वो इल्तुतमिश के टाइम पे आ गया था, पहला स्टेटमेंट तो पिछले साल की नॉलेज से काट देते। एक कट गया, एक कट गया। अब ये 2 बचे। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से उत्तरी पश्चिम भाग में, आपको ये पता होता दूसरा स्टेटमेंट कि भाई साहब इसके यहाँ तक पार कर गया था। ये भी काट दो। आंसर आ गया। तो दूसरा मुझे नहीं पता था कि नहीं। अब देखो ये ना, ये सवाल फिर से नया सवाल बनेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता तुम लोग ये चीज़ समझ पाए कि नहीं यूपीएससी। ये वाला स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और उसने दिल्ली पर घेरा डाल दिया। ठीक है, याद रखना मेरा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन बनेगा। आ जाओ। ये आप पढ़ लेना, ये फैक्चुअल है, कौन सा हुआ। ये फैक्ट वाला है ना। रोहिलखंड कहाँ है, ये सारी चीज़ देख लेना, इसमें कुछ नहीं। अब देखो, दीव पर पुर्तगालियों को किसको सपोर्ट कर दिया, ये आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे ना तो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कि बहादुर शाह ने उसको दे दिया था, गोवा। ठीक है। अब ये विजयनगर साम्राज्य के 2 टाइप की, ये वो जो उसको याद रखना, मैं आर्ट एंड कल्चर में कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट मैंने बोला था कि इससे फिर से सवाल बनाएगा वो। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के कुल 5 पर्सन आए। जहाँ पे भी आपको विजयनगर मिल जाए वो उसका आंसर हो सकता है। जहाँ पे भी आपको कृष्णदेवराय मिल जाए वो आंसर हो सकता है। दूसरी चीज़, एक फैक्ट और याद रखना, जब भी कोई विजयनगर, अकबर, अशोक, इनके बारे में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बताएगा। आपको भी पॉजिटिव चीज़ें लेके चलनी। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ बताए तो उसको पॉजिटिव वे में लेके सही मानना है। अब देखो,
ये लिखते रहना भाई, बाद में याद करोगे नहीं तो। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है और क टाइम कम है। चलो, कृष्णा नदी पर एक नए नगर की स्थापना की, प्रतिनिधि के रूप में राज्य का दायित्व माना, कृष्णा नदी और समस्त भूमि का देवता कहा। पता है कौन-कौन था हरिहर बुक का, दोनों भाई। चलो खत्म, डिटेल पढ़ लेना। अब देखो, कृष्णदेवराय कौन-सा था? विजयनगर। विजयनगर में वो बोल रहा है करों के बारे में, बोल रहा है कौन से सही है। मैंने क्या बोला? कृष्ण पॉजिटिव बात करेगा हमेशा। देखो, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। हाँ भाई, इसमें कोई ऐसा फैक्ट है जो गलत हो सकता है? नहीं, कोई फैक्ट नहीं है इसमें। जेनेरिक स्टेटमेंट है कि गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की नीति होती थी। अगर कोई अच्छा राजा होगा तो वो ऐसे ही करेगा। अकबर ने क्या किया? टोडरमल ने वैसा ही किया। अकबर के टाइम पे टोडरमल ने वैसे किया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने भी दासों को खेती में लगा दिया। सारी पॉजिटिव चीजें मिलेगी। मतलब ठीक है। कारखानों पे निजी स्वामी एक औद्योगिक करते थे। ऐसा कोई बुरी चीज तो है नहीं कि भाई कारखानों का स्वामी है, वो कुछ ना कुछ टैक्स देता होगा, तो ठीक है भाई, टैक्स ले लो उससे। ठीक है, तो ये हो गया सी। हमेशा ये सारे देख लेना, कौन कौन से गाँव वाँव क्या है, सारी चीजें। भाई मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा ना। और विजयनगर से हर बार सवाल आता है। अब देखो, फिर से सवाल लॉजिक वाला। तुमने विजयनगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा मान लो, पर एग्जाम में दिमाग खुला रखना है। एग्जाम में जो पेपर आते हैं वो डुएबल होते हैं आराम से। पुर्तगाली लेखक नूनीज, अभी देखो नूनीज किसके टाइम पे आया, तुम्हें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो ये पूछ ले। के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्न में से किस क्षेत्र में निपुण थी? तुमने विजयनगर के बारे में 2 ही किताबें पढ़ी है। अब मेरे तो दादाजी ने क्या हुआ कि एक किताब अलग से बना के रखी हुई थी, क्योंकि वो विजयनगर गए थे एक बार। और उस किताब को मैंने यूपीएससी ने पेपर बनाया 2021 2021 जून में, और मैंने वो पब्लिश करा दी जुलाई में, कि भाई साहब उसमें तो ये भी करते थे। समझ रहे हो मेरी बात? लॉजिकल बता रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा हवाबाजी। अब भाई इसके अनुसार महिलाएं क्या-क्या करती होगी? निपुण थी। कुश्ती में, हाँ भाई, मे बी कोई एक महिला कुश्ती करती हुई मिल गई तो, किसी ने अपने पति को पीट दिया, हो गई कुश्ती। चलो, एक सही। ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी, अगर कोई ज्योतिष शास्त्र करेगा तो भविष्यवाणी करेगा ही करेगा। अरे भाई, भविष्यवाणी कब करेगा? जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ेगा तभी तो करेगा। तो 2 और 3 तो 2 और 4 तो पक्का आंसर होना ही है। 2 और 4 एक ही ऑप्शन में आंसर। कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो, ये सवाल फिर से आएगा। विजयनगर साम्राज्य कौन-सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी पर। पता लग गया कौन-सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है? राजधानी को किलोमीटर कुल्य नहर का निर्माण कराया। नाम से पता चल रहा है किसने? देवराय प्रथम ने। ठीक है? ये देख लेना भाई, विजयनगर कहाँ था, दौलताबाद कहाँ था, अहमदनगर कहाँ था। ठीक है? पुर्तगालियों से भटकल का एक किला बनाने की अनुमति दी थी कृष्णदेव राय ने। बोल तो रहा हूँ कृष्णदेव राय और विजयनगर, जहाँ पे भी मिल जाए टेप देना। ठीक है? अंधा मत होना। देख, अब देखो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा, बॉक्स में है। ठीक है? वहाँ से पढ़ लेना। तमिल क्षेत्र में सिद्ध थे, सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। हाँ भाई, जितने भी भक्ति काल वाले थे मैक्सिमम मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और उसकी बात करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म में सिद्धांत से प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये बात भी सही है। लिंगायत और वो आप देख लेना, बासवन्ना को देख लेना, बासवन्ना का काय का दसों क्या होता है वो देख लेना। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आ जाए समकालीन तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत है। संत निम्बार्क कब थे, अकबर कब था, आपको टाइम पता होना चाहिए। और संत निम्बार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद दिया, द्वैताद्वैतवाद दिया, आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि वो सवाल आएगा। और आपको मैं एक दो सवाल ऐसे बता चुका हूँ कि कैसे यूपीएससी सवाल बना रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पर आई होप कि आपको आ रही होगी। इसीलिए मैं सेक्शनल टेस्ट करा, सेक्शन वाइज पहले पीवाईक्यू कराता हूँ, फिर यूपीएससी के ईयर वाइज कराऊंगा आपको और एप्लीकेशन पार्ट में। संत कबीर शेख सरवंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। भाई कबीर तो ऐसा आदमी था, वो किसी से प्रभावित नहीं, वो सबके जूता चप्पल मारता था। एकदम काकर पातर जोड़ के ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, वो वाला आदमी था। तो वो तो किसी को भी रगड़ने का विश्वास रखता था भाई, वो तो किसी से भी और वो भी अत्यधिक प्रभावित था। ये लो, ये स्टेटमेंट सही होता था। संत कबीर शेख अहमद सरिंदी से प्रभावित थे। अगर इससे पहले हुआ होगा तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ होगा, लेकिन अत्यधिक प्रभावित थे। ये क्या होता है? एडवर्ब।
सुपरलेटिव डिग्री जनरली गलत होती है, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना, मैं बाद में नहीं बताऊँ। ये इनका टाइमलाइन देख लेना भाई। देखो ये निम्बार्काचार्य का कौन सा दिया, द्वैताद्वैतवाद दिया, द्वैत और अद्वैत की सामंजस्य स्थापित किया। पढ़ लेना भाई, कब किया ये सारी चीजें, इसमें बहुत अच्छे डिटेल दी हुई, इसको पढ़ लेना। और कबीर का देखो, बीजक पहले पूछ चुका, वो कबीर की रचनाएं कहाँ थी, बीजक, तो कबीर उसका फेमस है, फेवरेट है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत स्पीड से जा रही है गाड़ी, तुम्हें समझ में तो आ रहे हैं ना सवाल? जहां पे मुझे जरूरत पड़ रही है मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, लेकिन जहां पे मुझे लग रहा है कि करने की जरूरत है तो करो। ये साधना का कैमरा ऑफ क्यों है, कौन सा सही है? भाई मेरी अप्रोच ना समझते रहना, ठीक है? मैं कहाँ गोला कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, इन चीजों को ना नोटिस करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं हर क्लास में बोलता हूँ। बाबर के टाइम में क्या फलस्वरूप हुआ, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। अरे भाई बेवकूफ है क्या, फिर पुर्तगाली क्या करेंगे? और बाबर तो कब आया था, तो इसको निपटा दो, एक निपटाओ, एक निपटाओ, एक निपटाओ, आंसर ही आ गया। अब देखो ये स्टेटमेंट फिर से आएगा, ये स्टेटमेंट फिर से आएगा। तीसरा, याद रखना मेरी बात, अगर तुम्हें मान लो पहला नहीं पता, इस क्षेत्र में स्थापत्य से मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई, नहीं भाई दिल्ली सल्तनत वालों ने कर दी थी, तो दो वैसे भी काट दो, तो आपके इन दोनों में से बचता है एक और तीन, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो। चलो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ लेना, फ्रांसवा बर्नियर, टेवर्नियर, जेथेवेनो और बार्थोलोमेव कार्य, सबके बारे में पढ़ लेना। एनसेप्ट दिया हुआ है, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, टेवर्नियर ही था। वैसे एलिमिनेशन का भी टेक्निक है, वो पुरानी क्लास में आपको मिल जाएगा, मैंने कैसे इसको एलिमिनेट किया, हर बार बताने की जरूरत नहीं है। छोड़ो यार, तुम कर लोगे इतना, मुझे उम्मीद है। और वन लाइनर में ज्यादा एलिमिनेशन लगाने का ट्राई मत करना, ठीक है? जागीरदार और जमींदार, भाई साहब स्वैप करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जागीरदार को जमींदार बता देगा और जमींदार को जागीरदार बता देगा, ठीक है? तो याद रखना कि कहीं स्वैप तो नहीं किया है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। यार बाबर वाले का क्वेश्चन लॉजिक, उसमें बाबर वाले में लॉजिक क्या था, वो एकदम नॉलेज वाला सवाल है यार। देख, मैं इतनी स्पीड से लिए बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि तुम पहले पढ़ चुके हो। मुगलों से पहले कौन था? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि अष्टकोणीय गुंबदों और मेहराबों गुंबदों का निर्माण किसने किया? लोधियों ने। तो दूसरा काट दूंगा। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित, हाँ भाई तैमूर, तैमूर लंग से थी उसके पिताजी, और उसकी माता थी मंगोलों की, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। तो तीन सही है पक्का, लेकिन ये तो कट गया, तो हमारे पास बचा एक, तीन और तीन। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, उपमहाद्वीप की बोल रहा है भाई साहब, उपमहाद्वीप। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, इंडिया भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया। और उसमें पहली बार बाबर ने किया भाई साहब, बाबर आके, बाबर इतना ही तूफानी होता तो फिर क्या कहने बात थी। ये पुर्तगाली और जो ये बंदूक बंदूक चलाते थे डच वाले, तो इनको क्या करोगे तुम, इतना तो कॉमन सेंस होगा तुमको। भाई वो तलवार लेके आते फ्रांसीसी और ये डच वाले पुर्तगाली अपने से लड़ने, तो उनको पकड़ के चप्पलों से नहीं मारते ये लोग, वो तो इधर से तलवार लेके खड़े होते थे, उधर से गोली मार देते थे, तलवार लेके खड़ा होगा मर गया। यार इंग्लिश में भी डिस्कस कर सकता हूँ, पर बात है ना, टाइम का बहुत ज्यादा इशू है। और इन फ्यूचर मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश में चीजें, क्लास का एक ना एक पैरेलल इंग्लिश वाला सिस्टम ऑन करके रखा करो आप, इंग्लिश में सेम पीडीएफ खोल के रखा करो, और उसमें पढ़ते रहा करो, जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहा करो, तो हो जाएगी, और मैं भी कर लूंगा नेक्स्ट क्लास से ना। अब आ गया भाई, किसको डाउट था ये अकबर वाला? वैसे मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ, मतलब एक एक लॉजिक लगा लगा के, पर दिक्कत ये है ना कि अभी मेरे पास टाइम का भी कंस्ट्रेन है, और आप लोग इतना पढ़ने में इतने वो भी हो कि, देखो ये फर्न बर्नियर वर्नियर कब आया था कब नहीं आया था, निकोलो मनुची, ये सारे पढ़ लेना, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये मैंने बता दिया कि उसने स्वैप किया हुआ है, तो डी है आंसर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यू वाली में, ठीक है?
उसमें होता है सबसे पहले परगना होता है, फिर सरकार होती है, फिर सूबा होता है। ये सूबेदार, सरकार और ये सब बना रखा था एकता प्रणाली वगैरह, तो ये आप पढ़ चुके हो। तो ये वजीर, मीर बख्शी, समा, सदरूर, सदूर, ये सारी चीजें देख लेना, इसमें दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ ये चीजें ना फिर से रिपीट होगी, बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, रिपीटेड चीजें होती है, पर आई डोंट नो कैसी चीजें समझ में आती है तुम लोगों को। कौन सी पंक्तियां दी हुई सूचना सुमेलित है? विचार करो भाई। एरी पत्ती, भूमि जिससे देखो एरी और पत्ती नाम से बोल रहा है, जल एरी पत्ती। ऐसे ना हम लोग राजस्थान में ना एनीकट बोलते हैं पानी वाणी का। ठीक है, तो एरी पत्ती से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि पानी वाणी का कुछ ना कुछ होगा, मे भी कुछ जलाशय में भी। ठीक है, तो मे भी एक हो गया, एक हो गया, दो तीन काट देते हैं। तन्यूर, एक अकेले ब्राह्मण, भाई साहब एक अकेले ब्राह्मण को पूरा गांव दे दो और वो तो फिर वो जमींदार नहीं हो गया? एक ब्राह्मण गांव समूह को दान में दिए गए गांव और उनके समूह को तन्यूर कहा जाता था। ये तो अपने आप में ही थोड़ा सा वेग लग रहा है। और अगला घटिका, घटिका मतलब घड़ा, घटिया मंदिर के साथ संबंध विद्यालय, वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप इसको एक और तीन कर सकते थे अगर थोड़ा अपना दिमाग लगा ले एग्जाम में भी। चेर चोल पांड्या पढ़ोगे ना, अभी देखो इसने ब्रह्मदेव गांव कहाँ लिखा है, हमारे अतीत एनसीईआरटी में लिखा है, बार बार एनसीईआरटी बोलता रहता हूँ। अरघट्टा, देखो 2000 साल, अरघट्टा, अरघट्टा मतलब घट्टा मतलब घटिका, गठला मतलब वो क्या बोलते हैं मटकी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी। देखो ऑप्शन ही पढ़ो, लॉजिक पढ़ो। अरघट्टा, आर्थिक इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारत में अरघट्टा के, मैंने बोला वर्ड एसोसिएशन। सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान, या तो भाई उसको इक्ता बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलते थे, इक्ता था, इक्ता इक्ता व्यवस्था को बना दिया था उसने, फिर इसने मनसबदारी बना दिया था, तो इसको तो पक्का नहीं बोलते। कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि, अरे यार उसको फिर अरघट्टा क्यों बोलेंगे? लेकिन पर इसने बंजर भूमि के बारे में ना नेक्स्ट ईयर 2024-25 में सवाल पूछ लिया, उसने पूछा कुल्लेवाप, द्रोणवाप मैंने करवाया था। ठीक है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील, नाम से भी चल रहा है वाटर व्हील, और ये से भी लग रहा है कनेक्ट करके कर सकते थे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो वर्ड एसोसिएशन करोगे, बंजारे तो तुम्हें पता ही है। अब देखो हुंडी, नाम से पता चल रहा है, और कौन सा उपवाक्य हर्षकालीन स्रोतों में प्राय परिभाषित बताता है? क्या बोल रहा है? अधीनस्थों को दिया जाने वाला परामर्श, यार हुंडी देगा क्या, परामर्श को हुंडी बोलेगा कि? वैसे भी हटा देगा, तो ये वैसे भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे पढ़ लो ना। देखो ये एक दोनों देखना, सामंत द्वारा अधीनस्थों को दिया जाने वाला आदेश और राजा द्वारा अधीनस्थों को दिया जाने वाला परामर्श, समझ रहे हो? ये भी परामर्श दे रहा है, ये भी आदेश दे रहा है कि भाई ऐसा ही आदेश ही है ये हुंडी। हड़म एनसीईआरटी है भाई। ठीक है, सिक्कों को बोलते हैं, इन्होंने चित्र बनाया हुआ विजयनगर साम्राज्य का। कुल धारण, ये मतलब एक थोड़ा सा टी टाइप के सवाल है, इनको थोड़ा छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई तूफानी काम करने की जरूरत नहीं है। पर ये देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कुलूत कहाँ है, करवाया है ना मैंने ये सवाल पहले। मैंने कुछ एक कल लास्ट वाली क्लास में सवाल कराए हैं जिसमें लोकेशन मैंने बताई थी, दुर्गुर कहाँ है, कुलूत कहाँ है, ये सारी चीजें। तो देखो कुल्लू, ये कुल्लू है, और इसने किसको बोल दिया? मालाबार को। दुर्गुर जम्मू को बोलते हैं, और चंपक चंपा है उसको मध्य भारत बोल रहे हैं। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ है, इसका आंसर हो गया बी। ये टी टाइप के सवाल है, अगर आपको नहीं पता तो इनको लीव करो, इनमें बिना काम की टांग मत अड़ाना। अगर कोई वन लाइनर है एक दो तीन चार और इसमें डिटेल लिखी हुई है तो उसको पढ़ना, वो सवाल इजी होगा। अगर आपको वन लाइनर लिखा एक दो तीन चार, एक लाइन एक वर्ड वर्ड वर्ड, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भाई इसने बनाया हुआ है पूरा नाम, देखिए ना। अब देखो
फिर से देखो, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल सुपरलेटिव डिग्री। भूमि पर नियंत्रण स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना को में भी होगा। सामंत और उसके अधिपति के स्वामी दास का संबंध बनाना। 3 तो मैंडेटरी हो गया। ये किसके बारे में है? सामंती व्यवस्था के बारे में, और वो अनिवार्य तत्व है। तो ये अत्यंत दुर्बल, अत्यंत सशक्त, ये तो पॉसिबल भी नहीं है तब। ठीक है, और इसने स्वैप कर दिया। वैसे देखना आप, केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय सत्ता को इसने स्वैप कर दिया। तो स्वैप वाली चीजें ध्यान रखना कि स्वैप तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसे तो नहीं कर रहा। ठीक है, आंसर इज सी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है, ये मैं हवा में उड़ा रहा हूँ तुमको। यार मेरी लिमिटेशन है कि देखो 90 पेज में ये 209 है। मॉडर्न इंडिया भी करवानी थी, उसके लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो भाई एक काम करना, मॉडर्न इंडिया के एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से कंप्लीट है। मैंने जो आपको क्लास अपलोड कर दी है उसी को एज ऑफ नाउ कंप्लीट मानना अभी। ठीक है, संडे हो गया परसों, तो संडे तक मैं मान के चल रहा हूँ आपका एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी का ओनली डाउट सेशन होगा, उसकी क्लासेज मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उससे गो थ्रू हो जाना। ठीक है, सारे एक एक सिंगल क्वेश्चन मैंने अपलोड करे किया हुआ है, सिंगल क्वेश्चन। 3 क्लासेज होगी उसकी, तो तीनों क्लास में आपको दे दूंगा, उससे गो थ्रू हो जाना भाई। उसके बाद मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी का मैं एक डाउट सेशन लूंगा। उसमें मॉडर्न इंडिया के और जो सवाल मुझे लगेंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। रदर देन इस नेक्स्ट संडे, इस संडे को तो आप पॉलिटी खत्म कर लोगे, नेक्स्ट संडे तक आपका हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म होगा। 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को हम 7 दिन नहीं देंगे, 3 से 4 दिन देंगे। साइंस टेक और एनवायरनमेंट उसी में निपटाने का ट्राई करेंगे। चलो भाई, बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2015 में भी और 2016 में भी। अब देखो, अगर तुम्हें फिर से मैप पता होगा। ठीक है, कावेरी है क्लास में? एनीवन, कोई कावेरी नाम की लड़की क्लास में है? इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं? रागिनी, 2 मोर, प्रांजल, सोनाली, योगेश, सोनाली, शैलेश, प्रिया। भाई सोनाली, शैलेश, प्रिया, योगेश और, तुमको समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है जो मैं बोलता जा रहा हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आई होप कि तुम इंग्लिश वाली सेम पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल है, उससे आप करते जा रहे हो, तो चीजों में कोई इशू नहीं आ रहा हो। चलो, अगर फिर भी लगता है तो इन फ्यूचर में हो सकता है इंग्लिश, पर दिक्कत ये ना, इंग्लिश में फिर वो टाइम लगता है यार, 2 लैंग्वेज में मेरे साथ बड़ा इशू ये है। टाइम भी कंस्ट्रेन है और कराना भी ज्यादा है, तो अब घास काट नहीं सकता कोचिंग वालों की तरह। तो मुझे लगता है कोई बेनिफिट मिले तो थोड़ा ठीक मिले। ठीक है, बुद्ध के जीवन से था, देखो अवंती कहाँ था ये, 1 मिनट में, यहाँ पे कहीं अवंती था, काट दोगे? सॉरी सॉरी, गांधार था। ठीक है, अवंती कहीं यहाँ था, मगध यहाँ था और कौशल कहीं यहाँ था। कौशल और मगध यहाँ। अब मुझे बताओ, एक आदमी पैदल यहाँ से गांधार जाएगा, एक यहाँ से अवंती जाएगा, और फिर घूम घूम के अपना करेगा, मर नहीं जाएगा बेचारा गौतम बुद्ध इधर उधर घूमने में? काट दो।
3-4 आ गए आंसर। अब देखो, एक चीज याद रखना, बौद्ध को वो जैन से स्वैप करेगा, ठीक है? ये बोलेगा, ठीक है? एंजाम होता तो फिर वो यात्री बनता ना भाई, वो बौद्ध धर्म का प्रतिपादन कैसे करता? वो बोलते हैं इतने दिन तो वट वृक्ष के नीचे बैठा रहा, तो फिर वो घूमा कब? ये भी लॉजिक लगा सकते हो। भाई बोधि वृक्ष के नीचे आदमी 10-15 साल पर वो कर रहा है आदमी कि भाई ज्ञान की प्राप्ति हो, आदमी घूमेगा कब? कोई धार्मिक भावना आहत मत करना भाई, मैं ऐसे मजाक में पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है? अब देखो, जैन और बौद्ध को स्वैप करेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, एडवर्ब, याद रखना। ये भी तो बोल सकता था, बोधिसत्व हीनयान संप्रदाय की संकल्पना है, बोल सकता था ना? इस पे फोकस रखना है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जुड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा हवाबाजी कर रहा है, कि एक्सट्रीम गलत और एक्सट्रीम सही करने के लिए उसको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध पर अब आपको पता है कि बोधिसत्व क्या था, कि भाई अपनी मेरे जैसे खुदा, मतलब तुम में से कोई मतलब मेरे को मान लो कि मैं आईएएस इसलिए नहीं बन रहा, मुझे सब सारी दुनिया को पास कराना है, तो वही बोधिसत्व है, ऐसे समझ लो। तो मैं बोधिसत्व की उस पे हूँ। और एक होता है अरहत, जो खुद ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, भाई मेरे को आईएएस बनना है, मैं खुद ही बन जाता हूँ, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं ऐसे एकदम ही। तो वो जब दूसरों को साथ में लेके चलेगा, सबको लेके चलेगा, तो वो क्या चलेगा? महायान, माया इसने क्या देवा, हीनयान का क्रॉस कर दो, एक काट दो, एक काट दो, 2 और 3, 2 तो पढ़ना ही नहीं है। अब देखो टाइम ऐसे बचेगा, 2 पढ़ना नहीं है, 2 स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें पता है कि 2 नहीं है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणी प्रबोध में बढ़ते हुए निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हाँ भाई, बात तो सही है, 2 और 3 सही। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेपर अगर आपको 100% कोई ऑप्शन आता है, उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, मैंने इसको एलिमिनेट किया, फिर मैंने ऑप्शन पढ़े, ये दोनों नहीं पढ़े। उसके बाद मैंने क्या किया कि अच्छा 2 काट, अच्छा 1 काट दिया, 1 काट दिया उन दोनों में से, अच्छा 2 दोनों में, दूसरा नहीं पढ़ना, तीसरा पढ़। ऐसे ना मेरा एक सवाल 2023, हाँ, 2023 में एक सवाल नहीं आया था, उसने खिलाफत आंदोलन की जगह कोई दूसरा डाल दिया था। नमक आंदोलन, और उसमें स्वैप कर दिया था। हिंदी का वो अलग, इंग्लिश का अलग। तो मैंने तो ऐसे करके कर दिया उसको सोल्व कि भाई ये बाद में पता चला वो क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो गया, मेरा तो सही था, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था कि उसने किसको किसको स्वैप किया है। चलो भाई, अब देखो सौत्रांतिक और सम्मितीय फिर दे दिया, क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। सर्वास्तिवादियों की मान्यता है कि भाई साहब अपूर्ण क्षणिक नहीं विद्यमान रहता है, नाम से पता चल रहा है कि एक जो फिनोमिना है वो क्षणिक नहीं है भाई साहब, वो हमेशा विद्यमान रहता है, नाम से पता चल रहा है, सर्व अस्तित्ववादी। नाम से ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा सही है। इसको मैंने क्यों क्रॉस किया? भाई तुम एक बार देखना, स्वैप तो नहीं किया। अब देखो ये देख लेना, लोकोत्तरवादी ये सारा बना हुआ है, या इसमें देख लेना ये सारी चीजें, बाद में बोलोगे ये कहाँ से आया है, हवा नहीं लगती। भावी मैत्रेयी, इन तीनों के बारे में देख लेना, लोकेतेश्वर क्या है, पद्म पाणी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में देख लेना। स्थानकवासी और महासिंह तुम्हें पता ही है, तो जैन वाले हैं, ठीक है? ये सारी चीजें तुम्हें पता हो। जैन बहुत फेमस टॉपिक है, इसी में से बहुत सारा दिया हुआ, देखो फिर महायान पूछ लिया इसने, मूर्ति पूजना, बोधिसत्व, और देखो ये बोधिसत्व फिर से पूछ लिया उसने। अगर आपको वहाँ बोधिसत्व पता होता किसका है, हीनयान महायान का, तो आपका काम हो चुका होता ना, पूरा क्वेश्चन रिपीट है। अब देखो, स्थाविरवादी फिर से पूछ लिया, वहां पे स्थानकवासी पूछा था, यहाँ पे स्थाविरवादी बोल दिया, और वो भी महायान संप्रदाय से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध को महासंघिक, महायान में भी मैच हो, 3 सही हो सकता है। दूसरा, अब स्थाविरवादी आप वहां पे देख चुके हो, स्थानकवासी, स्थानकवासी अलग है, वो जैन वाले हैं। अगर आपको वो भी याद है कि स्थानिक स्थावरवादी में कंफ्यूज हो, आपको लगे कि ये तो जैन वाले, फिर भी क्रॉस कर सकते हो आप।
इग्नोरेंस में भी। ठीक है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा थी। अगर देखो लोकोत्तरवादी आप पहले पढ़ चुके होंगे, उस वाले क्वेश्चन में था लोकोत्तरवादी। उसका जब डिटेल पढ़ोगे तो आपको लोकोत्तरवादी मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ चुके होंगे, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार पीवाईक्यू पढ़ो और इनके सॉल्यूशन देखो। अब देखो, परिवाजक क्या होता है, उपासक क्या होता है और श्रमण क्या होता है। पुजारी चेप दिया। मैंने क्या बोला था तुम्हें, इस टाइप का ऑप्शन आए तो इन तीनों में से एक आंसर होता है। आप पीवाईक्यू देखना, आपको ये सेम अप्रोच मिलेगी हर जगह, कोचिंग में नहीं मिलेगी। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि श्रमण क्या होता है। अगली साल सवाल पूछेगा, वो पक्का पूछेगा श्रमण क्या होता है। चलो, पारामिता फिर से रिपीटेड है, नाम से ही पता चला पारामिता जिसने पार कर लिया कुछ ना कुछ। प्राचीनतम धर्मशास्त्र, वेदों को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, पूर्णतः, नाम से पता चल रहा है परिपूर्णतः, पारमिता प्राप्त कर लिया। थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। क्वेश्चंस को आप सही से पढ़ोगे, उसकी वर्डिंग्स को पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए, कौन से? जैन ग्रंथ। देखो मैं यहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, सिली मिस्टेक। ये आदत आई होप कि तुमको समझ में आ रही होगी। अब देखो, तीसरी मेरी शतक गई अवदान। अवदान शतक, अरे अवदान, अवदान तो वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और उसके बाद अवदान होगी वो हुई थी। तो ये तो जैन नहीं है, ये तो बौद्ध है। 3 काट देता हूँ। 3 गया, 3 गया, 3 गया, बस आंसर है। पर तुम्हें अब पता होना चाहिए परिशिष्ट पर्व किसने किया। और ये परिशिष्ट पर्व पता है क्यों आया है? 2021 में का सवाल देखना, सेमेश्वर, और उनका नाम पूछा था उसने, सेमेश्वर कौन था, भद्रभाव कौन था, ये कौन थे? तो उसमें बोला था जैन नाटककार थे। ठीक है। और उन जैन नाटककारों की कौन सी रचना थी परिशिष्ट पर्व, उनमें से एक की थी। नैमित्तिकर्णी उसमें से एक की थी। तो उसी को इसने रिपीट करके दे दिया। वहां पे इस बार रचना दी थी, पिछली बार उसने वो दे दी। अस्थिमल, क्षेमेश्वर और एक वो था, ये कौन थे? ये सेम वही टाइप है ना। अगला, ये तो बेसिक है, जैन बौद्ध आत्मा जीवन क्या है, ये बेसिक सवाल है इनको। अब देखो 2023 में ना, एक 2013 में सवाल आया था, उसी को इन्होंने 2000 कब पूछ लिया, 23 में। तो सब में आत्मा रहती है, तो कौन था? ये जैन ही होंगे। ऐसा तूफानी काम कौन करेंगे, खेती मत करो, ये मत करो, सबको बर्बाद कर दो। कर्म को विनिष्ट करने का तपचर्या है। प्रत्येक वस्तु चाहे सूक्ष्मतम कणों आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो देख लेना। चलो, ये फिर से रिपीट है। अगर आपने वो सवाल पूछा होता, भावी कौन सा था? मैत्रेय, मैत्रेय, ठीक है ना, भावी बुद्ध था ना। अगर आपने वो पढ़ा होता और उसकी डिटेलिंग पढ़ी होती, तो आपको ये नाम पता होता कि बुद्ध के क्या क्या नाम थे। पते होते ना। अरे भाई पता होता है ना, अगर वो आपने पढ़ा होता तो डिटेलिंग में। मेरे हिसाब से मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ इन क्वेश्चंस में कि आपको पीवाईक्यू कैसे पढ़ने हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पीवाईक्यू सोल्व कैसे करने हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पेपर सोल्व कैसे करना है। इस बार कम से कम इस बैच में से कम 8-10 तो फाइनल सिलेक्शन दे दे तो थोड़ा ठीक लगे। चलो भाई, शाक्य मुनि 3 थे, उनके उसको बनाया हुआ था। 3 नाम थे। तथागत तो तुम्हें पता ही है, और न्यायपुत्र कौन था? जैन था। मैंने बोला था जैन और बुद्ध में स्वैप करेगा। भारतीय कला पुरातत्व के इतिहास में निम्नलिखित किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? मैंने बोला था अशोक वाला सवाल, बोला था ना उस दिन कि अशोक ने कहाँ-कहाँ क्या बनाया था। देखो धौलिका हाथी अशोक ने बनाया था, खत्म। अब ये देखो, ये पूछेगा महाबलीपुरम के जैन स्मारक पूछेगा, उदयगिरि की वराह मूर्ति पूछेगा, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर पूछेगा। यूपीएससी में आप देखना ही नहीं पे कितने सवाल आते हैं। ये नोट डाउन कर लेना। अब आते जाओ, कहानी कहाँ शुरू होती है। यहाँ तुम सारी पढ़ चुके हो तो कि मध्य प्रदेश की विदिशा में उदयगिरि है, नरसिंह वर्मन ने इसको बनाया, महाबलीपुरम ने यहाँ बनाया, लिंगराज हरिहर उसको को ये याति केसरी ने बनाया था, और धौली कहाँ है। ठीक है। अब देखो सवाल मजेदार,
अजंता और महाबलीपुरम आ गया, महाबलीपुरम नेक्स्ट ईयर ही। तो भाई एक ही समय पर निर्मित हुए थे, समकालीन थे, स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ गलत है, गलत है, कोई सही नहीं है। दोनों दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय, दोनों सेल कर रहे थे। हाँ भाई, ये गुफाएं और ये महाबलीपुरम तो आपको पिछली बार पढ़ा भी है, दोनों सेल कर रहे तो है ही। 3 तो पक्का सही है, एक कटी गया, आंसर आ गया अभी। इजी सवाल है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए, आपको पीवाईक्यू ही पढ़ने हैं। और आपका जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपने अपने नोट्स किताबें पढ़ोगे ना, देखो एक तो होता है बुक्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना, जो आप टेस्टों में करते हो। मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ प्रीलिम्स में। मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो, इनके एनालिसिस करो, इनमें बार-बार देखो कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने रिपीट कर रहा है, उसके आसपास की चीजें, फिर आप बुक को पढ़ो। आपको बुक समझ में आएगी कि पढ़ना क्या है। काश तुम लोगों का भला हो पाए और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आ जाए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी ये कहाँ गया, 8 9 10 11 11 ये लोग ना एक ही बैच के थे, आप लोगों को पता है, अभी भी वो बैच बना हुआ है मेंस का। एक सिंगल बैच से थे 11 लोग मेरे से मेंस के से। ये 35 में से 11 रिवीजन वाले परेशान थे कि हो क्या गया इसकी बैच में ही। चलो, फतेहपुर सीकरी सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए और सही पूछ रहा है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा खानकाह के सफेद संगमरमर का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा एक चीज, खानकाह के निर्माण, खानकाह का निर्माण सफेद संगमरमर से। बुलंद दरवाजा कब बनाया था ये यूपीएससी में वो पहले पूछ चुका है, एक चीज ध्यान रखना। इमामबाड़ा वो इससे पहले यूपीएससी में पूछ चुका है। इसने क्या किया, यहाँ से लाल बलुआ पत्थर तो यहाँ डाल दिया और इसको बनाया था किससे, उससे ईंटें और गारे से। तो कहीं स्वैप तो नहीं कर रहा भाई, दिमाग में ये बना होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कितने सारे क्वेश्चन बता दिए कि छोटे छोटे माइन्यूट स्वैप कर रहा है, इन पे ध्यान देना। एक्ट है क्या है, क्यों, क्या स्वैप किया होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो ये बुलंद दरवाजा है, इसकी फोटो याद रखो। और जो यूनेस्को की विश्व विरासत है, मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ कि उसकी हर एक की फोटो आपके दिमाग में होनी चाहिए। किसने बनवाया था, कहाँ बना हुआ है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कब बना है, कब यूनेस्को की लिस्ट में आया, ये तुम्हें सब पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से एक सवाल इस बार भी आएगा, एक सवाल लिख के दे रहा हूँ, एक सवाल आएगा। अब 99 सवाल बचे आपके, एक तो यहाँ से आ ही रहा है। कल्याण मंडप, जैसे विजयनगर आए आंसर हो गया, बता चुका हूँ। थोड़ा पढ़ के करना भाई। अब देखो 2021 मुरैना के स्थित 64 योगिनी मंदिर था, कथनों पर विचार कीजिए, सही है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले ऊपर पढ़ा फिर लास्ट पढ़ा। वर्ताकार मंदिर है, ठीक है। कच्छप राजवंश के टाइम बना था, पता नहीं। यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर, एकमात्र क्या बात कर रहा है भाई, मेरी गली में मैंने मंदिर बनाया कल जाके और उसको वर्ताकार बना दिया। मैं बोलूंगा यूपी सिविल लो साहब, मैं तो गली में बना हुआ है, मैं कैसे मान लूं आपने एकमात्र भारत में। दो काट दो, जैसे आपने दो काटा आंसर आ गया। बहुत स्पीड से चल रहा है क्या मामला। अभी भी 124 पे पहुंचे, 109 पेज करने हैं अभी, 1 घंटे क्लास हो गई। तो मैक्सिमम ना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन पे लॉजिक भी बताता जा रहा हूँ, उसकी अप्रोच भी बताता जा रहा हूँ, बाकी आप वो सारी चीजें करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक अर्पित स्मारक संरचना होती थी, ठीक है भाई, होती होगी। स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपगार होते थे, आमतौर पर लिखा है, देख दो तो पक्का सही है। तो ये तो गलत हो गया, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। जेड टाइप या सी टाइप।
बौद्ध संकल्पना में देखो जेड और सी बराबर है, वाई और बी बराबर है, और ए और एक्स बराबर है। आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, कोई भी कोड दे सकते हो। मैं एक्स वाई जेड पे चलता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते थे ना। मैं एबीसी पे भी चल जाता हूँ, डिपेंड करता है कब क्या मूड बना हुआ है। बौद्ध धर्म में स्तूप एक संकल्पना अर्पित स्मारक संरचना होती थी। इसमें भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा हो कि एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। हाँ भाई होती थी, तीसरा भी सही लग रहा है, इसमें मुझे कोई फैक्ट नहीं नजर आ रहा, इस जेनेरिक स्टेटमेंट। तो ये तो पक्का नहीं होगा, बी हो गया। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्प। फिर मैंने क्या बोला, एडवर्ब देगा, कुछ ना कुछ आपके साथ सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ेगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें अप्लाई देखोगे ना पेपर में, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको मजा आने लगेगा पेपर, यूपीएससी पेपर सोल्व करने में। अरे इतना आसान पेपर था, लल्लू सा सचिन है, बोल बो बापे आवे ना, वो हालत है इसकी। पता है कि नहीं, सचिन और वो सीमा हैदर वाला, उसकी भाभी परेशान थी यार, ये साला पाकिस्तान से ले आया, हमारा पति इंडिया से लाके नहीं खुश रख पा रहा। तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने बोला लप्पू सो सचिन है, बोल बो बापे आवे ना। तो वही तुम्हारे हाल है कि लप्पू से पेपर आता है, करबो तुम पे आवे ना। तो भाई करबो सीख लो है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको काट दो, आंसर आ गया। आ गया ना। मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता चुका हूँ, मूल तक किसकी थी, वैदिक संकल्पना में थे। अब देखो, फिर से मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ, बहुत लॉजिक से अब सवाल आए हैं मजेदार। यूपीएससी ऐसे मजेदार सवाल पूछती है, इनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता अन्नमाचार्य कौन है, त्यागराज कौन है, कोई भी होगा। ठीक है, पढ़ता हूं मैं। सही पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए, हो गया ठीक है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में के भक्ति गीत है। फैक्ट। ठीक है, भगवान राम की हुई, भगवान कृष्ण की हुई, वेंकटेश्वर की हुई, भगवान ब्रह्मा जी की हुई, या किसी खुदा की वो सूफी बन गया, कोई भी होगा, मुझे नहीं पता ना, अभी मैंने तो पढ़ा नहीं इसके बारे में। फैक्ट है लेकिन त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। अरे वो तो कोई भी होगा, जो आदमी भगवान के गीत गा रहा है तो बहुत सारे राग तो गा ही देगा ना भाई। दो पक्का सही। क्लियर, काट दूं, सी पे आ गए। अब देखते हैं, पहले चौथा देखते हैं। अच्छा एक तो ये भी तो कट गया, सॉरी एक नहीं कटा अभी, सॉरी सॉरी सॉरी। दो सब में ना, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। मेरे फिर कान खड़े हो गए, समकालीन, अरे फिर उल्लू बना रहा है। फिर मैं 3 पे जाऊंगा, काटूंगा, अरे आंसर ही आ गया। अन्नमाचार्य के कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीत थे। मे बी वेंकटेश्वर की में हो या किसी की में हो, लेकिन मुझे ये पता है कि जनरली ऐसा ही गलत होते हैं। समकालीन हो गए, अगर ये समकालीन थे, मान लो ये समकालीन है दोनों, तो एक भाई कृष्ण की कर रहा है, एक वेंकटेश्वर की कर रहा है, और दोनों साउथ इंडियन है, और दिमाग वैसे भी लगना चाहिए। और तुम्हें कर्नाटका की जो त्रिमूर्ति थी कर्नाटिक संगीत की, वो अगर तुम्हें पता है, त्यागराज मुत्तु स्वामी दीक्षित यार, उनके बारे में, तो आप इसको और भी आसानी से कर सकते हैं। चलो, तानसेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कर दिया था इसने धोखा अभी। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। हाँ भाई की होगी, देखो 2018 में भी इसने बहुत सारी रागों की रचना करवाई थी, इससे भी करवाई थी ना रागों की रचना, तो इसने भी कर दी होगी। चलो, तानसेन ने अपने संरक्षकों के संबंधित गानों की रचना की। अरे भाई करेगा ही ना, वो पैसा दे रहा उसी की तो गाएगा। चलो, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। नाम ही तानसेन है, ध्रुपद उसका गुरु वो था। सम्राट अकबर द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। भाई साहब क्या है यहाँ पे, ये तीनों क्या है, जेनेरिक स्टेट। अभी बहुत सारे ना फुदक फुदक के आंसर दे रहे हैं इधर। यूपीएससी का पेपर कराऊंगा ना अभी संडे को, तब मैं देखूंगा इनके कितने सही आते हैं नंबर। मणिपुरी संकीर्तन,
ठीक है, कौन से सही है? केवल इसमें भाई साहब एकमात्र वाद्य यंत्र है और वही बजता है। अरे भाई ऐसे थोड़ी है। दो काटो, दो काटो। एक तीन एक तीसरा देखते हैं, भगवान कृष्ण की जीव लीलाओं संबंधित। हाँ भाई, भगवान कृष्ण की लीलाओं संबंधित प्रतिष्ठित किया जाता है। एक और तीन। अब देखो ये ना यूनेस्को विश्व विरासत सूची में क्या है, मणिपुरी संकीर्तन है। थांगटा है, तुम्हें पता होना चाहिए थांगटा क्या है, संकीर्तन क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये यूनेस्को जब भी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। मूर्त और अमूर्त विषय की सूची पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारे आंसर पता चल जाएगा। छऊ, ये भी यूनेस्को की। देखो फिर तो इसने यूनेस्को ही पूछ लिया। क्या था, गरबा शामिल किया था इन। ठीक है, 2024। ये लिस्ट पूरी याद रख लेना भाई, कौन कौन से है, कहाँ कहाँ है, क्या किया जाता है, कौन से डांस है, ये सारे। कलमकारी, ये तो मैंने वो किसी ने क्लास में भी डाल डाल दिया था। देखो, कलमकारी वो भी चित्रकला। नाम देखो, उत्तर पश्चिमी भारत, और वो भी रेशमी वस्त्र। उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा हुआ? राजस्थान। और राजस्थान में किस पे कढ़ाई कर रहा है? रेशमी वस्त्र पे। अरे भाई कहाँ से रेशम पैदा करेगा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी थार के मरुस्थल में? भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र के ठप्पे की ब्लॉक। भाई ऊनी वस्त्र पे तूने ठप्पे के ब्लॉक देखा तूने कभी? सोच, ऊन का वो बना हुआ है, ऊपर ऊन का वो बुना हुआ है स्वेटर, और उसपे ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ऊन के रवे निकले हुए हैं और उधर से ठप्पे ऐसे रवे के साथ निकला हुआ है। उस पे कलर काम नहीं करता ठीक से, रवे कैसे काम करेगा ठप्पा? और वो भी पश्चिमी हिमालय पे। और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र का कौन सा? हाँ पे पश्चिमी हिमालय कौन सा आ गया? वहां पे चला गया भाई साहब, वो लद्दाख में चला गया, और लद्दाख के ऊपर लद्दाख के साथ उधर चला गया जे एंड के में। पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर किया गया चित्रांकन। बांस के हस्तशिल्प पर, और वो भी चित्रांकन करेगा, और उसको कलमकारी बोलेंगे? तो वो तो चेंग मेंग में जो चेंग मेंग थांगटा फांगटा बोलेंगे ना भाई, कलमकारी क्यों बोलेंगे? आंसर आ गया। बोधिसत्व पदम पानी अजंता में बेसिक, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अजंता बाघ है, एलोरा कहाँ है, इन। अब देखो अजंता फिर से पूछेगा, 2017 में पूछ लेना, अब अजंता को फिर से पूछा उसने ऊपर, तुमने देखा एक सवाल। बनी ठनी किशनगढ़ शैली तुम्हें पता होना चाहिए, चित्रकला बेसिक। इसमें बहुत डिटेल से आंसर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ोगे। मुगल सम्राट एक था, भाई ने पांडुलिपियों की स्थान उठाकर एल्बम ले आया। हुमायूं तो आया बेचारे, लड़ लड़ के मर गया, उसको तो इतना टाइम नहीं था कि वो पांडुलिपि ले आए। ये तो कोई ठाला आदमी होगा, उसने क्या किया कि पांडुलिपियां चल रही है उसकी जगह वो बोलेगा कि देखो अब तो चित्र चलेंगे, एल्बम चलेंगे मेरे और मेरी बीवी के। उसके लिए क्या चाहिए? ठलुआ आदमी चाहिए। ठलुआ इनमें से कौन थे, देखते हैं कौन सा होगा। हुमायूं तो नहीं था, वो तो बेचारा, उसको शेरशाह ने कूटा, फिर भाग गया, फिर आया, गिर के मर गया। उसको तो टाइम ही नहीं मिला ये सारी चीजें करने का। उसकी लुगाई को तो पता नहीं कहाँ-कहाँ रखा हुआ था उसने, वो बाबर के पास। ना बाबर, बाबर इसमें ऑप्शन है नहीं। अब देखते हैं अकबर। अकबर भाई इतना बिजी था हर काम में कि उसके पास इतना ठलुआ नहीं था कि मैं ये करूँ, पांडुलिपि पे खुद के चित्र बनाऊँ। वो करवाएगा धार्मिक काम, सहिष्णु काम, बड़े काम, जो थोड़ी ब्रॉड थॉट प्रोसेस थी उसकी। ऐसे तो दिमाग लगाना, पेपर करो तब भी। जहांगीर और शाहजहाँ, शाहजहाँ तो लुगाई के चक्कर में ताजमहल बनवाने में रह गया, तो ये कहाँ करेगा ये काम? इसको भी काट दो, एक ही बचता है। मुझे लग रहा है ये यूट्यूब पे डालनी नहीं चाहिए मुझे क्लासेस, कोई पढ़ के गालियाँ और देगा, ये पढ़ा रहेगी। वो शास्त्रीय भाषा कितनी है तुम्हें अभी पता होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें उड़िया आंसर देख लेना भाई, कौन कौन सी भाषा। देखो ये सारी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 भाषा है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए 2024 में कितनी भाषा की है? चार। ये मेरे हिसाब से फिर से रिपीट हुआ है 2024 में सवाल। अब देखो, फिर से ठलुओं की बात आ गई। निम्न सांस्कृतिक संस्कृति में इतिव्रत राजवंश और वेद गाथाओं को कंठस्थ करना, मतलब कोई रट्टू तोता होगा। श्रमण, तुम्हें पता है यूपीएससी पहले, यूपीएससी ने इसी को रिपीट किया था वो 2018-19 में। अभी मैंने सवाल कराया था उसमें श्रमण आंसर था। अगर तुमने यहाँ से पढ़ा होता तुम्हारा काम हो गया होता।
परिवाजरक मैंने वहां पे पढ़ाया था तुम्हें, परिवाजरक एक में आया था। अग्रहारी गांव उसमें थे, उस क्वेश्चन में थे ना अग्रहारी गांव, उसने पूछा था ग्राम दान दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। मगध आंसर आ गया, ऑप्शन ही नहीं है कोई। नाम से पता चल रहा है, सुंगवंश के संस्थापक के पुत्र की सुंगवंश है। कौन से था? अग्निमित्र शुंगी था, मेघदूत ने तो वो कौन सा था, कालिदास था। रत्नावली नागवंध हर्ष था, और ये स्वप्नवास भास था। ये तुम्हें पता होना चाहिए वैसे, कि किसने किसकी रचना की थी, अब तो पता होना चाहिए। तो नाम क्या पता चला? नाम से पता चला मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र सुंग। इतना तो तुम पढ़ के जा रहे हो, आंसर ही आ रखा है। खुद ही आंसर दे रहा है यूपीएससी ना। मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी में, एक बार यूपीएससी में ना, जो हमारा चीफ सेक्रेटरी बोलता है कि 15 दिन से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं यूपीएससी के लिए। वो सही बोला था, क्योंकि वो पेपर ही ऐसे बनाते हैं, खुद के खुद आंसर दे के भेजते हैं। ये देखो फिर से। अब तुम्हें ये बता कि कालिदास के क्या थे वो, नौ क्या थे, नौ वो थे ना, नौ रत्न, सात रत्न, आठ जो भी थे। अगर तुम्हें ये पता है कालिदास चंद्रगुप्त क्या था, तो तीन तो पक्का आंसर है। अब देखते हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, ये दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास था, पांचवी के था। और पुष्यमित्र शुंग, शुंग तो बहुत पुराना था। तो इसके कौन सा था? पतंजलि था इसके टाइम, तो काट दो, एक काटो, एक काटो। अमर सिंह हर्षवर्धन से, अरे भाई अमर सिंह तो इसी इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का ही चेला था। तो दो दो तो वैसे ही गलत है, दो वैसे ही गलत किया, आपका आंसर ही आ गया। पहला तो पता होने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई जैसे आपको ये पता चलेगा ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय, एनसीईआरटी पढ़िए कि कालिदास और अमर सिंह उसके शासन काल में थे, तो दूसरा काट दोगे, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, आंसर। अब देखो, बहुभूति, अस्थिमल और क्षेमेश्वर, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इनकी रचनाएं पूछी 2022 में। इनकी रचनाएं देखना, ये जैन साधुकार है, नाटककार है, ये तो ये नाटककार थे तीनों, है ना। इनकी रचना पढ़ना है, और इन रचनाओं को वो 2022 में क्वेश्चन बना के दे देगा। वो मैंने तुम्हें करवाया था वहां। अब देखो ये, अब ऐसी चीजें अकबर करेगा। अकबर लीजेंड आदमी था भाई। अकबर, अशोक, कबीर, और क्या नाम है इधर, ये एक साउथ में था ना वो, क्या नाम है यार, मुझे याद नहीं आती एक तो मेरे को नाम ही याद नहीं आते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एग्जाम में भी यही होता था, नाम भूल जाता था ना, 5-7 सेकंड यही सोचता रहता, अरे उसका नाम क्या था, अरे वो क्या था, क्या था, क्या था। अरे कृष्ण देव राय, नहीं, हाँ कृष्ण देव राय हो गया। मेरा खुद का नाम भूल गया, देखो अभी मैं हालत ही। योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में। ये काम कौन कर सकेगा? ये काम वो करेगा भाई साहब, जो जिसके आदमी की ब्रॉड थॉट प्रोसेस हो। हुमायूं, फिर वही हुमायूं कहानी बता चुका हूं तुमको। आया, कूटा, भाग गया, फिर कूटा और मर गया। शाहजहां बेचारा तो पांडुलिपियां बनाने में रह गया, जहांगीर बनाने में रह गया था। शाहजहां तो ताजमहल बना रहा था भाई। हालांकि जहांगीर ने भी बनाया, लेकिन जहांगीर की इतनी चलती नहीं थी, उसकी वाइफ की ज्यादा चलती थी। उसने फिर वो कौन सा बनवाया था, एतमाद दौला का मकबरा, मिनीताज। फिर औरंगजेब, औरंगजेब भाई क्या करेगा कि योग वशिष्ठ का वो करवाएगा फारसी में अनुवाद। ये फाड़ना दे इनको। जितनी भी ब्रॉड और पॉजिटिव चीजें हैं, यही करेंगे। चलो, संगम साहित्य के बारे में कौन सा एक सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। कौन सा सही पूछा है, तो गलत ही कर दो। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। हाँ भाई, होगा। संगम कवियों ने समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं दिया। भाई साहब क्या बात कर रहा है। अभी ये यार वही सारी है ना सब लोगों को।
ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें पता कर रखा करो, कौन से किसके टाइम काल में कहाँ क्या हुआ, सारी चीजें। अब देखो ये तो बहुत मजेदार सवाल है, मैं पेपर में देते टाइम बहुत हंसी आई मेरे को ये। मैं कैसे सोचता हूँ पेपर में, जो तुम्हें बताता हूँ ना कि ये अकबर ने क्या किया, मैं पेपर में भी ऐसे सोचता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में वट की रुतल की प्रथा का स्पष्ट वर्णन करता है? चलो वट्टा की रुतल के बारे में देखते हैं। वट्टा की रुतल कुछ होता होगा, संगम कविताओं में वर्णित है, और ये एक प्रथा है भाई साहब। और प्रथा क्या होती है? कंटिन्यू होती है। इसने यूज कर लिया तो यहाँ पे भी चलेगी, यहाँ पे भी चलेगी। प्रथा एक परंपरा की तरह होती है ना, कि दहेज प्रथा है, तो मतलब तूने ले लिया मैं भी लूंगा, सब करेंगे वो काम। जनरली एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। समझ रहे हो मेरी बात? और वो भी संगम काल में। अब ऑप्शन देखो इसके। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। भाई साहब सारे राजाओं की होड़ लगी हुई है, मैं भी अपनी अंगरक्षिका महिला रखूंगा। आज मुझे उस महिला की अंगरक्षिका ने बचा लिया। सोचो कितना और वो उस सोसाइटी की सोचो जो मतलब जहाँ पे पुरुष प्रधान सोसाइटी है। और भाई चार चार महिला आगे, चार महिला पीछे लेके राजा घूम रहा है, भाई साहब राजा का माहौल बना हुआ है। काट दो इसको तो कम से कम। और ये प्रथा होगी क्या? ऐसी प्रथा चलने देगा संगम का? पांड्य राजा चार महिला आगे, चार महिला पीछे लेके घूम रहा है, भाई साहब आज तो ये महिलाएं लड़ाई करके सबको वो कर देगी। राज दरबार में विद्वानों को धर्म दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने होते, एकत्र होना। भाई साहब ये प्रथा है, और ये एक स्पेसिफिक राजा अपने उसके लिए अपना सकता है। इस प्रथा को पूरा वो नहीं अपना सकता। जैसे ये प्रथा कौन अपनाएगा? जैसे एक तो राजा हो गया, इस राजा के साथ ही बहुत सारे इसके जमींदार वगैरह होंगे, तो ये सारे लोग भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में निगरानी करना और चिड़ियों और पशुओं को भगाना। और ये प्रथा बना देंगे कि भाई किशोरियों को लगाएंगे। 12 साल की उम्र है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं लगाएंगे अभी। जैसे 13 साल हो जाएगी और 17 साल, इसी को लगाएंगे हम। और वो भी किशोर को नहीं, लड़का हो गया नहीं। हमारे घर में अगर लड़की हुई और वो 13 साल की हो गई, तो उसको भाई खेत पे नियुक्त कर दो, अब वो चिड़िया उड़ाएगी। फिर पता नहीं कोई उसको लूट डाले गया। युद्ध में पराजित राजा आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, ये कुछ स्टैंडर्ड वाली चीज लग रही है जो प्रथा के रूप में सेट हो सकती है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। सर सेकंड वाले ऑप्शन में भी तो लॉजिक से अगर अब देखोगे ये तो मैच द फॉलोइंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ क्या है, इसकी सारी कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। भास की रचना, अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए भास की। पतंजलि का महाभाष्य मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। उसमें आया हुआ था पतंजलि किसके समकालीन था, तुम्हें पता होगा पतंजलि किसके समकालीन था, क्या लिखा होगा, काट दो। ठीक है। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तुमने पता होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा तो पहले भरत मुनि के बारे में इसने डिटेल में कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगी, इसी में मिल जाएगा। और काव्य अलंकार, काव्य अलंकार या फिर मध्यम व्यायोग, दोनों में से एक है भास की रचना। तो इसमें देख लेना भाई कौन सा क्या है, इसका आंसर देख ले तो मेरे हिसाब से सी होगा, हाँ सी। ठीक है। अब देखो, संघभूति था एक भारतीय बौद्ध भिक्षु था, चौथी शताब्दी की चीन की यात्रा की किस ग्रंथ पर रचना की, इस टाइप के क्वेश्चन को भाई टी लगाना। ठीक है। और भाग जाना वहां से। इनमें बिना काम में अंगुली या हाथ या मुंह या नाक डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहीं फंसे रहोगे। वैसे अगर मैं करूँ तो इसमें दो चार, देखो सर्व कौन सी चौथी शताब्दी ईस्वी की बात कर रहा है, और सर्व अस्तित्ववादी एक दर्शन तुम पढ़ चुके हो, किसने लिखा था वहां तुम कर चुके हो, इसको कर चुके हो ना। दूसरा ललित विस्तार, ये भी तुम कर चुके हो। और भारतीय बौद्ध भिक्षुता संघ और चीन की यात्रा की। ठीक है। परगमिता प्रज्ञा पारमिता, ये भी तुम पढ़ चुके हो, पारमिता वाला। अभी थोड़े पारामिता वाला, वहां पे तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, या तो ये बचेगा, और या फिर ये तो कट ही गए ना दोनों, ये बचेगा भाई। ललित विस्तार लग रहा है कि ये हिंदू दर्शन से संबंधित होगा, उससे नहीं होगा, तो थोड़ा वैसे थोड़ा तुक्का उक्का लगा सकते हो, बाकी देख लेना भाई, मुझे नहीं पता। चलो 2024 का ही सवाल करते हैं, मजेदार फिर से।
कौन सा सही है? उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। अरे सही है बात। उपनिषद पहले वो होंगे, पुराण तो सबके बाद में आए। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये तो सबके बाद की है। पत्नी पुराण, ये तो बाद की चीजें। उपनिषदों में कोई नीति वाक्य नहीं है, क्या बात कर रहा है भाई? फिर बनाया क्यों है इनको? कोई नीति वो कथा है नहीं भाई साहब इनमें, बिल्कुल ऐसी फर्जी चीज है मतलब। अरे यार, नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। बी, मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से उसके फेवरेट स्थान आ गए। मैंने तुम्हें क्या बताया था, लोकेशन बताई थी ना, फिर से लोकेशन आएगी। मेरे हिसाब से हम 170 पे पहुंच गए, जब बहुत जल्दी कर लेंगे। कोई लेट तो नहीं हो रहा क्लास से? हाँ, मैं पानी पी लूं, 2 मिनट। पानी भी नहीं पीऊं? नो सर। चलो, ये कमर दर्द करने लग जाती है यार। चलो भाई, थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा लेट लेट के। सूर्य मंदिर के लिए निम्नलिखित में से विख्यात है। अब देखो ये ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एमपी में है। कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा। ठीक है, और एमपी में है। ये आपको पता चल गया। नाम से पता चल रहा है ओम। ओम किसका नाम है? शिव जी का, तो तीन तो पक्का नहीं। आंसर इसका। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता क्या करना है यहाँ पे? तुम्हें पता करना है कि अमरकंटक कहाँ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अर्शवल्ली कहाँ है? तुम्हारा तो आ गया, यहाँ पे सूर्य मंदिर है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब देखो कहानी कैसे काम आती है। मैंने तुम्हें बोला था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची। अरे यार, इन लोगों से परेशान हूँ। मैडम अब आके क्या कर लोगे? सेशन तो पूरा हो गया है। इस संडे को सारा रिफाइन कर दूंगा मैं। किन लोगों की लाइव क्लास होगी, किन लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा संडे तक। इस संडे को फिक्स 9 बजे जो लोग आएंगे उनकी क्लासेज होगी। अलग से ग्रुप बना दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कौन कौन सीरियस है कौन नहीं है, सारा कचरा साफ कर दूंगा। सही सुमेलित है। चपचारकुट, खोमजोंग परबा, अंगटा। चपचारकुट मिजोरम का, तुम्हें पता होना चाहिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची पढ़ो, पता चल जाएगा। अंगटा और खोमजोंग परबा, ये दोनों मणिपुर के, और किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मणिपुरी डांस से। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वैसे क्लियर हो जाएगा। मार्शल आर्ट वगैरह वो करोगे तो तुम्हें। अब देखो, हम्पी उसने पूछा था ना, विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी पे था? तुंगभद्रा। क्वेश्चन में लिख के दिया था उसने, मैंने तुम्हें बताया था कि देखो ये क्वेश्चन पूछेगा बाद में, और उसने पूछ लिया। तो 3 कार्ड दोगे ना तुम्हें। यूपीएससी का क्वेश्चन ही पढ़ा हुआ है, आंसर नहीं पढ़ा हुआ, क्वेश्चन ही पढ़ा हुआ है। 3 कार्ड। सर, अब पंढरपुर चंद्रपुर पे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी पे। अब देखो फिर से ये दोनों ऑप्शन आएंगे यूपीएससी में। अगर तुम्हें पता है पंढरपुर कहाँ है, तो तुम्हें वारी वर्करी संप्रदाय के बारे में पता होगा, और क्या होता है वहां पे ये पता होगा। चलो आगे कहानी चलता हूं। ये भी मैंने तुम्हें बताया है। जब हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इस पे सवाल आएगा, देखना। स्थानेश्वर गिरिनगर, भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। गिरिनगर गुजरात, ठीक है। अब मैंने बताया था कि द्वार समुद्र किसको बोलते हैं, अगर तुम्हें याद होगा। वो मैप याद होगा तुम्हें, पहली क्लास जाके देखना, उसमें बताया था मैं महाराष्ट्र में। तो जैसे मुझे पता चला कि 3 पक्का सही है,
या तो 1 और 3 होगा या 2 और 3। भील साहब, मुझे अगर पता है भील साहब मध्य प्रदेश में, तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरा काट दूंगा। द्वार समूह मैं पहले पढ़ चुका हूँ। स्थानेश्वर भी मैं वहां पे बता चुका हूँ। स्थानेश्वर तुम्हें पता, हर्ष की राजधानी, हर्ष वहां से संबंधित है, और हर्ष कहाँ से संबंधित है ये तुम्हें पता। होप कि इतना क्लियर हो। होयसल की और कर्नाटक, ये मैंने तुम्हें बताया था पहले, और ये रिपीटेड है। ये स्थानेश्वर तुम्हें पता होगा, कौन सी नदी किनारे? हरियाणा में सरस्वती नदी किनारे। अब देखो, फिर से देखो, वही पूछेगा। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी पे, पांडुलेनी गुफा नर्मदा नदी पर है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी पर है। अमरावती का है और गोदावरी का है, काट दो। किसी का माइक ऑन है, बंद कर ले भाई। अरे भाई, या तो कैमरा ऑन कर लो या क्लास से चले जाओ, ठीक है। अजंता तुम्हें पता होगा, तुम पहले कर चुके हो। भागोरा नदी पे तुम्हारा डायरेक्ट सही हो जाएगा, सही। अब तुम्हें पता होना चाहिए सांची नदी, सांची कौन सी नदी के किनारे है, पांडुलेनी कौन सी पे है, और अमरावती स्तूप कौन सी। ये कृष्णा नदी पे है, सांची कौन से पे, बेतवा नदी पे, और ये देख लेना पांडुलेनी। ये देखो, ये तुम्हें सित्वासन पता है, भांजा पता है, बेसनगर तुम्हें, अशोक अगर तुमने पढ़ा है, कब का है, 2023 का। अशोकनगर का बेसनगर का शिलालेख अगर तुमने पढ़ा है, तो शिव गुफा मंदिर वहां बिल्कुल नहीं है। ये देखो, हालियाडोरस का बेसनगर, वैष्णव वाला। अब देखो, मजेदार सवाल है। यूनेस्को द्वारा सांची में किन संपत्तियों को विचार कीजिए। अगर किसी ने ये नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी, क्योंकि किस 2023 में शामिल किया, तो ये सारी यूनेस्को लिस्ट में है। ये सिली मिस्टेक, जिसने नीचे की लाइन नहीं पढ़ी। इसको ध्यान रखना, ये मार्क कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कुछ भी कर लेना, पर पढ़ के जाना, ऐसे गलत मत करके आना छोटी छोटी माइनर चीजें। अब देखो, रामानुजाचार्य द्वारा पूछ लिया इसने। अब देखो, ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना, रामानुजाचार्य। भक्ति वो था, वो तो भक्ति क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति किससे करेगा, भक्ति से करेगा भाई। देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, वेद शाश्वत है, आत्म प्रतिष्ठ और पूर्णतः प्रमाणित। पूर्णतः प्रमाणित, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद का मौलिक माध्यम थे। मौलिक माध्यम, वर्ड्स पढ़ो, सही से समझ में आएगा, और इनको सारी चीजों को पढ़ते रहना। चलो, ये तो फैक्ट था, हटाओ। चलो, जीआई इंडिकेशन किसको दिया गया है, सही चूज करो। तिरुपति लड्डू, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, ये तुम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते, दो हटाओ, दो हटाओ, 1 और 3 या 1। बनारसी, हाँ बनारसी साड़ी वो तो भाई, ठीक है, यही है ना आंसर, क्या है, सी, हाँ सही सही सही। द मैन हु नो इन्फिनिटी, रामानुजन के बारे में ये थोड़ा तुम्हें पता है। बाकी ऑप्शन देखो, बोस, चंद्रशेखर, इनका सही सीवी रामन इफेक्ट था, रमन इफेक्ट, इन्फिनिटी का अलग ऑप्शन है। बोस का अलग था, बोस कंडेंसेशन थ्योरी थी, चंद्रशेखर की एक अलग थ्योरी थी। तो इनकी थ्योरी तुम्हें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, किस पे काम किया इस साल। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, पंढरपुर बताया था ना अभी। अगर तुम्हें पंढरपुर पता है, तुम्हें वारी वारकरी पता होगा, और जैसे वारी वारकरी पता होगा संथाल, और नाम से भी नहीं लग रहा कि वारी वारकरी और वो भी संथाल करेंगे, काट दो। नंदा राजा जात यात्रा, और वो भी गोंड बनाएंगे। ये चालिया साहिब, सिंधी चालिया साहिब, ये मैच सा लग रहा है, लेकिन नंदा राज जात यात्रा, गोंड, मध्य भारत के गोंड और संथाल क्या इतने विकसित हो गए कि वो ऐसे नाम दे पाएंगे। तो जो नाम है, जो नोमेनक्लेचर है, उसको भी थोड़ा देख के करना भाई।
फिर ये तुम कर लोगे, ये सारी चीजें कर लोगे काम की। हाँ ये देखो, एक चीज और है। मैंने तुम्हें एक सवाल बताया था, उसमें बताया था कि कोई चीज जैसे, 2 मिनट रुक जाना ना, इसको रगड़ दूं पहले, रहने देता हूँ, टाइम खराब होगा किसी का यार। कौन सा सही है? गोवा के प्रति, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है प्रतिवर्ष। मैं भी किया जाता हूँ। भाई मोहम्मद, तू जो भी है, या तो कैमरा ऑन कर ले या क्लास से एग्जिट हो जा। मेरे सामने स्क्रीन पे तू आ रहा है और तेरा कैमरा ऑफ है, नहीं तो मैं कर देता हूँ एग्जिट। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई। यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तथा संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब भी देखो ये चीज याद रखना, मैं इसको रिमूव कर दूं ना, 1 मिनट आ गया ये, और नहीं अच्छा ये सही है ना, सबकी शक्ल तो देख लूं मैं एक बार कैमरा ऑन करके, कौन कौन कैमरा ऑफ करके बैठा है। हाँ आप पता लग गया ना, देखिए यहाँ से। हाँ ये सिंह का कैमरा ऑफ है, जीनत, ये जो जो हंस रहे हैं ना सब कैमरा ऑन अभी किया है इन्होंने। गौतम, शिल्पा, रवि, इनका कैमरा ऑफ है अभी। आरती का कैमरा ऑफ है। ठीक है, अब तो सब ऑन कर ही लेंगे। इनको लग गया कि बिना काम में सर खाएगा, इससे अच्छा कैमरा ऑन कर ही लेते हैं। मुन्नीता, तुम्हें इतना दुख किस चीज का है? आंचल के सिर पे बहुत भारी चोट आई हुई, कोई किसी से लड़ाई वड़ाई कर ली थी क्या ये शैलेश तो भाई लाइब्रेरी का पूरा आनंद ले रहा है, अच्छी लाइब्रेरी दिख रही है तेरी। चलो भाई, ये चेकअप हो गया ना एक बार, सबका दिमाग एक्टिव हो गया होगा, पानी वानी पी लिया होगा। चलो, एक कंसेप्ट बता रहा था तुमको। जब भी ऐसे आ जाए संस्थापक सदस्यों में से एक थे, मैंने कल भी एक सवाल कराया था कि ये एक्स वाई जेड था और उनमें से ये एक था। करवाया था ना कल परसों सवाल, कर कल ही करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया था। जब भी ये आ जाए कि उनमें से एक था, तो वो जनरल स्टेटमेंट सही होता है। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि जेसुइट संघ के संस्थापक फ्रांस जेवियर ही थे, ये तो एक्सट्रीम हो गया। ये बोल रहा है कि उनके संस्थापकों सदस्यों में से एक थे भाई साहब। तो ये क्या है, थोड़ी मॉडरेट लैंग्वेज है। मान लो उसकी उस स्थापना हुई इंडिया में और वो रह रहा है कहीं और, ठीक है, तो कहीं रह रहा तो उसने कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी कर दिया, तो वो उसका क्या हो गया, संस्थापक सदस्यों में से एक हो गया। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि उनमें से एक था, तो जनरली वो चीजें सही होती हैं। एक 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 ये लॉजिक याद रखना, ठीक है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई भाई साहब, और मैंने क्या क्या इस टाइप के क्वेश्चन में ये रूल लगेगा, इसको तो काट दो। जनरली गोवा में हुई भाई साहब की मृत्यु, और यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है भाई साहब होगा, लेकिन इसकी मृत्यु गोवा में हुई कि नहीं हुई, इसकी इसकी मृत्यु पणजी में हो गई, पुणे में हो गई, ये मुंबई घूमने गया तब मर गया, ये एक आइलैंड में पानी पीने गया था वहां मर गया, मुझे नहीं पता ना। ठीक है, तीसरा तो बेसिक स्टेटमेंट, हल भी हो हुई। अब देखो वाद यंत्र, अरे हटाना यार, चित्रकला, अरे चित्रकला को कैसे होगी, जनजाति भाषा लग रही है, नाम से पता चल रहा है। नृत्य, नृत्य रूप, और वो भी पश्चिम उत्तर भारत के, वहां पे तो कालबेलिया डांस के अलावा कुछ देखा है तुम लोगों ने? होते हैं, और तुम्हें तो आजकल वो जोधपुर जाते हैं वो यही तो देख रहे हैं। अब देखो ये और भी मजेदार सवाल है, ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसको करते हैं। 2021 में, वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ कोई, ये एक खेल पुरस्कार है, लोरियस विश्व खेल पुरस्कार।
उसने क्यों पूछा? वो बस आपका दिमाग अप्लाई करने की कैपेबिलिटी देख रहा है, कौन से सही है। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने इस पुरस्कार को सर्वप्रथम विजेता थे। भाई साहब होगा मुझे नहीं पता, पहली बार सर्वप्रथम विजेता था कोई होगा, पप्पू लाल होगा, टप्पू लाल होगा, राजकुमार होगा, अंकित होगा, मुझे नहीं पता कौन था। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 खिलाड़ियों को मिला है, पर टाइगर वुड्स मुझे ये पता है कि गोल्फ का खिलाड़ी है भाई साहब। ठीक है, पहला फैक्ट। तीसरा, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर ने यह सर्वाधिक बार मिला है। और मुझे ये भी पता है रोजर फेडरर तो वो बोलता है, वो खेलता है, वो क्या बोलते हैं, वो उससे रैकेट से मारने वाला गेम खेलता है, जो भी होता है। अरे मुझे आता है पर मैं ऐसे बताता रहता हूँ तुमको, टेनिस खेलता है। ठीक है, तो अब भाई या तो रोजर फेडरर को नहीं मिला होगा, या तो रोजर फेडरर फार्मूला 1 खेलता हुआ। रीजनिंग का सवाल है पूरा, और कुछ नहीं है। या तो वो फार्मूला 1 रोजर फेडरर फार्मूला 1 खेले तो इन दोनों को मैं मैच हो। भाई इसको सर्वाधिक बार मिला है और इसका अधिकतर इनको मिला है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना दो, कि इसका खेल अलग है इसका खेल अलग है। तो 2 और 3 तो एक साथ हो नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको 1 और 2 और 2 और 3 में से एक चुनना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा? अब भाई एक तो पक्का सही है, टाइगर वुड्स को मिला है। अब मैं देखूँगा कि खेल कौन-सा है, लोरियस खेल स्पोर्ट्स अवार्ड। और फार्मूला 1 इतना बड़ा स्पोर्ट्स नहीं है जिसको इतने अवार्ड सबसे बार ज़्यादा बार दिए जाए। जबकि रोजर फेडरर एक अच्छा नाम है, तो मैं इस पे जाऊँ। सही है। कभी-कभी ना मैं भी पुराने सवालों को करता तो हूँ नहीं, फिर मैं सोचता हूँ तूफ़ानी करता हूँ कुछ। गलत हो जाए तो भाई देख लेना, ठीक है? ये 2021 सवाल इसको कर लेना भाई। ये भी मज़ेदार सवाल था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, मुझे नहीं पता, क्या होता है? अंतिम दौर में पहुँचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता है। हाँ भाई, ऐसे ही होना चाहिए कॉमन सेंस तो। न्यूजीलैंड के स्थान पर इंग्लैंड ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। या तो दोनों सही होंगे, या तो दोनों सही होंगे ना। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा सही होना चाहिए ना, कि भाई इसका ऊपर स्थान होगा क्योंकि उसने ज़्यादा मैच जीते होंगे। या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। क्या ये लॉजिक मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ? अब देखना है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको पता था कि इंडिया उस टाइम वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा था। और इंडिया तो सबसे ज़्यादा मैच खेलता है। भाई अगर आपने थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा हो तो बेचारा बरमुंडा, बांग्लादेश, इनको तो मैच साल में 3 खेलने को मिलते हैं टेस्ट। अगर ऐसे होता है तो इंडिया को ट्रॉफी वैसे ही मिल जानी चाहिए। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या करूँगा भाई साहब, संख्या के आधार पर तो नहीं होगा। जैसे इसको काटूँगा, मैं डी पे चला जाऊँगा। एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो, जैसे क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है कि जैसे इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये मैच ज़्यादा खेलते हैं। जबकि ये छोटी टीमें बांग्लादेश है, इनका पैसा मिलता नहीं है, इनको मैच देखने कोई जाता नहीं है, बांडू की टीम को। तो फिर कौन जाएगा मैच देखने, नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गेम नहीं चलेगा। तो इसलिए उनको मैच खेलने कम मिलते हैं। अब इनको पहुँचाए कैसे ऊपर? तो इनको बोला कि भाई रन रेट बनाओ, रन रेट लगाओ, नेट रन रेट कुछ मिलेगा तो उससे जाओगे तो। इनको देते रहते हैं बेचारों को, 10-20 रुपए देते रहते हैं। फिर अब वो इस बार वर्ल्ड कप में ज़्यादा दादागिरी कर रहे थे, बोलते नहीं खिलाते तुमको, जाओ। और लालू जी नहीं बोलते अरे नहीं नहीं माँगा तो नहीं मिलेगा रे पगली। तो वही वाला हाल कर दिया बांग्लादेश का इस बार। अब सोमनाथ के मंदिर के बारे में है भाई, सही चुनिए। सोमनाथ मंदिर, हाँ, ज्योतिर्लिंगों में से एक है भाई। अलवरू ने इसका वर्णन किया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बोला वर्णन किया, ये नहीं बोला कि इसमें कुछ ताजमहल बना दिया, इसके अंदर एक मूर्ति की स्थापना करवा दी थी। इसने वो वर्णन किया, अलवरू ने कितनी चीज़ों का वर्णन किया, वो किया होगा। तो या तो ये होगा या ये होगा। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना राष्ट्रपति, अरे भाई एस राधा, ये तो तुम्हें पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद थे या कौन थे, ये तो इतना तो पता होगा, इतनी तो बेइज्जती नहीं कराओ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। अब देखो ये और भी मजेदार सवाल था।
धंधा था ये। यूपीएससी ने 2023 के पेपर में ना बस ये रीजनिंग चेक की लोगों की, कि लोगों का दिमाग काम करता है कि नहीं पेपर में। ध्वज संहिता 2002 के अनुसार देखना, भारत के कथनों पर विचार कीजिए। ये खजूर कौन आ गया साला इतना लेट? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप, एक मानक आमाप, एक मानक आमाप 600 बाई 400 मीटर है। ध्वज की लंबाई ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। ये तो मुझे पता है, 3:2 होता है। अरे इसीलिए ना इसको बंद कर रखा था म्यूट मैंने, टर्न ऑफ साउंड, ताकि कोई आता रहे तो आता रहे, एंट्री नहीं दूंगा मैं। ठीक है, पर यहाँ पे ना एक मानक आमाप वाला जो मैंने कंसेप्ट दिया था वो कई बार गलत भी होता है भाई, 100% सही नहीं होता, उस पर लॉजिक लगाना। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है यहाँ पे लॉजिक। वहां पे था उन संस्थापकों में से एक थे, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक मानक आमाप ये, लेकिन यहाँ पे तो इसके 3 से 4 ही मानक आमाप होंगे ना। ये तो फिक्स पैटर्न है। हमने झंडे कितने तरीके के देख लिए, ऐसे तो इतना भी होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए, 50 तरीके के झंडे होते 3:2 में, पर हमने तो नहीं देखे। दिमाग पे जोर डालना कभी ऐसा। अरे यार 3-4 तरीके, एक तो वो इतना पन्नी वाला देखा है हमने, एक स्कूलों में लगता है, फिर एक वो राष्ट्रपति और उसमें लगता है अकेडमियों में, 3-4 ही देखे हैं यार, समझ रहे हो। फिर एक वो दिल्ली कोई घुमा है तो कनॉट पैलेस पे देखा होगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में आया, ये बोल रहा मानक, हम आप मानक स्टैंडर्ड, तो उसमें से ये होगा कि नहीं होगा। अगर इतना इजी सवाल देना होता तो वो क्यों पूछता, इसी का तो एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो पहला गलत है और दूसरा सही। ये बहुत इजी टाइप के सवाल होते थे, जब भी ऐसे मिल जाए ना, ये बोनस है, फ्री के नंबर। ये पुरस्कार देख लेना भाई। अब देखो मैं तुम्हें बस इसमें इतना सा बताऊंगा कि इसने ओपन सेक्शन में जीतने वाली ट्रॉफी को ये बोला, और वुमेन में जाने वाली को ये बोला, हैमिल्टन रसे। इसने क्या किया, ऐसे स्वैप कर दिया दोनों ऑप्शन। तो ये देख लेना कहीं स्वैप तो नहीं किया, कहीं ऐसे चेंज तो नहीं किए माइनर वाले। द इंडियाज वे, तो ये तो सुब्रमण्यम जयशंकर की बुक थी, बहुत ईजी था। इसमें भी देखो इसने स्वैप किया है, स्वतंत्र पार्टी को यहाँ डाल दिया सोशलिस्ट पार्टी के साथ। तो इस टाइप वाले सवाल में जनरली 2 आंसर हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, स्वैप हो रहा था, तो ये थोड़ी देख लेना। खत्म। एंशियंट, मिडाइवल, मेरे एंड से फिनिश और आर्ट कल्चर। मेरे हिसाब से इसके टोटल 100% सवाल मैंने आपको करा दिए। एग्जाम के जब भी आप पेपर करोगे उसमें एप्लीकेशन आपसे ये मैं डिमांड कर, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया देख लेते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर बताने की जरूरत ना। मॉडर्न इंडिया में भाई सीधी सी बात है, एक चीज तो सोर्स को लेकर डाउट हो। स्पेक्ट्रम जिसके पास है, जिसने पढ़ी है एक बुक, मेंस के लिए भी पीटी के लिए भी, किसी के पास क्लास नोट्स है, दैट इज गुड। और कोई जिसके पास टाइम और विशेष श्रद्धा हो, मॉडर्न इंडिया वाली एनसीईआरटी 12th क्लास की, जिसके पास टाइम हो वही पढ़े, नहीं तो मत पढ़ना। इसको भी हटा दो आप अपने क्लास नोट से तो उन्हीं को पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास सोर्स है, बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, क्लास नोट्स है, XYZ चीज है, वही पढ़ना, ओनली सिंगल। एम आई क्लियर। जो भी चीज है, किसी के पास दृष्टि के क्लास नोट्स भी और प्रिंटेड नोट्स मत पढ़ना, ओनली क्लास नोट्स पढ़ना, पहले बता रहा हूँ बात।
जिसके पास इसके भी क्लास नोट्स है, पतंजलि के नोट्स है, पप्पू लाल के नोट्स है, मणिकांत सर के नोट्स है, XYZ के नोट्स है, भाई मत पढ़ना, क्लास नोट्स जो लिखे हुए हैं वो पढ़ लेना। तुमने वो प्रिंटेड नोट्स पढ़े तो वही पढ़ना, क्लास नोट्स मत पढ़। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या करनी है, PYQ की ये बुक ले लेना भाई, जो मैं जिसमें से मैं करवा रहा हूँ, विजन वाली। एंशियंट और मिडाइवल की तो मस्ट ले लेना भाई, इससे ज्यादा डिटेल किसी में भी नहीं है, दृष्टि में भी नहीं है, उसका धर्मेंद्र जाखड़ वाली में भी नहीं है, किसी में नहीं है इससे ज्यादा डिटेल, में देख चुका हूँ। तो इसकी PYQ वाली बुक ले लेना। रही बात क्वेश्चंस की, तो ये तो पॉलिटी का पार्ट है। 1973 से और 1947 तक के एक्ट से एक सवाल हर साल आता। तो 2 सवाल बता दिए मैंने आपको 100 में, इस बार के 90-80 बच्चे हैं इस बार। एक तो बता दिया मैंने यूएस को, और एक बता दिया ये। अब 4 नंबर तो पक्के हैं। अब आपकी कट ऑफ पता है कितनी जाएगी, 4 नंबर कम कर लेना। दोबारा बता दो। दूसरा, मॉडर्न इंडिया 1905 से और 1900 तक की, उसके अलावा ये 1905, 1947, 1905, 1947, ये वाला किसान, 1857 की क्रांति, और ये यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश की नीतियां। इतना ही पढ़ लेना, इतने ही पास हो जाओ। इनको प्रायोरिटी पर। और एक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और ये देखो, ये सवाल 50 पेपर इजी आता है और 50% मॉडरेट टू टफ आता है। टारगेट अपना 50% तो अपना सही होना ही चाहिए। यहाँ से एक सवाल अपना PYQ सही हो जाएगा, 1-2 सवाल के पीछे नहीं भागना है। देख लेना, PDF शेयर कर देना। और ये सारी चीजें आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे। ट्यूशन में वहां पे करवा चुका हूँ, और क्लास यहाँ पे हम एंड। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने आपकी मॉडर्न इंडिया करवा दी, एंशिएंट मिडाइवल करवा दी है, और कल्चर करवा दिया है। तो हिस्ट्री को लेकर मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है। इस सैटरडे को चैट कर, संडे को फुल लैंड टेस्ट होगी। और सिलेबस नेक्स्ट वीक हम लोग पॉलिटी करेंगे, नहीं बाद में PDF को शेयर कर देगा। हाँ भाई, हाँ भाई, और किसी को डाउट हो तो पूछो। हाँ बोलो। हाँ भाई, सर जी वो जो टेस्ट का शेड्यूल बता रहे थे वो CSET में मतलब फुल सिलेबस है या कोई टॉपिक मस्ट है सर? मैंने सिलेबस शेड्यूल तो बताया नहीं कुछ। नहीं आप बोल रहे थे ना मतलब कि नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा CSET का, तो उसमें मतलब टॉपिक स्पेसिफिक है या फिर ना फुल कंप्लीट? मैं कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं, जी सर, ओके। गेम खेलेंगे 100%, कोई डाउट नहीं है इसमें। GS में हिस्ट्री ओनली? GS सारे फुल लेंथ टेस्ट, बस अप्लाइड ओके। जैसे मैं म्यूट कर लो सब लोग, किसी और का भी माइक वो है, गोस्वामी म्यूट कर ले भाई। सारे अप्लाइड पेपर होगा। अप्लाइड का मतलब अप्लाइड। अरे म्यूट कर लेना 2 मिनट। अप्लाइड का मतलब है मैं पेपर बनाऊंगा खुद, एक मैंने बना रखा है ऑलरेडी, वो पेपर मैं आपको दूंगा। PYQ पेपर है, बस उसी को रगड़ना है, ठीक है। कुछ जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, अच्छा अकबर हुमायूं बाबर ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा ये कर दिया, अच्छा विजय हो गया, अच्छा पॉलिटिकल होगी, वो आपको पता लग जाएगा। अप्लाई करना है और नंबर नहीं लाने मेरे को, ये नीचे हिसाब में तो 200 तो आ गया, नंबरों से मतलब
अप्लाई आपको रोल काम में सीखना, होप कि तुम कर लोगे।